चलिए, आज भारत की कुछ सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौतियों को समझते हैं इस सोर्स मटेरियल के आधार पर। ये एक ऐसा विश्लेषण है जो आज के खतरों को सीधे इतिहास की उन घटनाओं से जोड़ता है जिनके बारे में हम अक्सर सोचते भी नहीं। तो शुरुआत करते हैं लेखक के मेन आर्ग्यूमेंट से। उनका कहना है कि करीब 150 साल पहले भारत के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय हुआ था और उसके जो विनाशकारी परिणाम थे वो आज तक महसूस किए जा रहे हैं। ये एक ऐसी ऐतिहासिक चोट थी जिसने देश की पूरी सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी की नींव ही हिला दी। सुनने में ये दो अलग अलग दुनिया की बातें लगती हैं ना, लेकिन ये जो विश्लेषण है वो लेखक के इसी सवाल का जवाब देता है। ये इतिहास और आज के खतरों के बीच एक बहुत ही गहरे और चिंताजनक कनेक्शन को उजागर करता है। तो इस कनेक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझना होगा। वो है भारत के 2 बार निहत्थे होने का आइडिया। और सच पूछिए तो यही इस पूरे विश्लेषण की बुनियाद है। लेखक का तर्क ये है कि भारत को पहली बार फिजिकली 1858 में अंग्रेजों ने निहत्था किया था, पर यह सिर्फ हथियार छीनना नहीं था। ये एक तरह की नैतिक पंगुता थी जिसने देश के आत्मसम्मान और अपनी रक्षा करने की इच्छा शक्ति पर बहुत गहरी चोट पहुंचाई। कह सकते हैं कि ये राष्ट्र की आत्मा को ही निहत्था करने जैसा था। और फिर इसके बाद आया एक साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक निशस्त्रीकरण। लेखक के अनुसार ये तब हुआ जब असहयोग आंदोलन के स्वयंसेवकों के लिए अहिंसा को व्यक्तिगत आचरण का एक सिद्धांत बना दिया गया। और फिर धीरे धीरे ये सिर्फ एक व्यक्तिगत गुण न रहकर राष्ट्रीय नीति की सोच में बदल गया। तो सबसे जरूरी बात यह है कि लेखक इन 2 ऐतिहासिक घटनाओं को सीधे तौर पर भारत की स्ट्रेटेजिक कल्चर और बाहरी खतरों का जवाब देने की उसकी क्षमता में आए एक बहुत बड़े बदलाव से जोड़ते हैं। उनका मानना है कि इसका असर आज भी हमारी सोच पर कायम है। अब देखते हैं कि ये जो आइडिया है ये हमें हाल के इतिहास की एक बहुत ही स्पेसिफिक और विनाशकारी घटना की तरफ कैसे ले जाता है। एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। तो लेखक 2001 के अंत का एक मंजर हमारे सामने रखते हैं जब पूरी दुनिया में संकट बढ़ रहा था। ये एक के बाद एक आने वाली चेतावनियों की एक सीरीज थी और इस सीरीज का क्लाइमैक्स हुआ भारत के लोकतंत्र के दिल यानी हमारी संसद पर हमले के रूप में। और यहाँ से ये कहानी पर्सनल हो जाती है क्योंकि लेखक हमें सीधे उस दिन और उस पल में ले जाते हैं। वो एक आई विटनेस अकाउंट दे रहे हैं जो हमें सीधे अटैक की लोकेशन पर पहुंचा देता है। अब यहाँ जो बात वाकई में दिलचस्प है वो है लेखक का पहला रिएक्शन। उनका वो पहला लगभग सनकी सा ख्याल, उनका ये सोचना कि अच्छा तो आखिरकार ये हो ही रहा है। ये दिखाता है कि शायद उन्हें इस तरह के हमले का अंदेशा पहले से ही था। एक तरह की डरावनी सी फीलिंग कि ये तो होना ही था। उस दिन उनकी डायरी के नोट्स उन घटनाओं की एक बहुत ही केओटिक और डरावनी तस्वीर दिखाते हैं जो उनके ऑफिस के दरवाजे के ठीक बाहर हो रही थीं। गोलियों और ग्रेनेड के धमाकों के बीच लोकतंत्र की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जगह एक वॉर जोन में बदल गई थी। इस सोर्स के मुताबिक जांच में जल्द ही इस हमले का भयानक मकसद सामने आ गया और ये भी पता चल गया कि इसके लिए कौन से संगठन जिम्मेदार थे। ये सिर्फ एक हमला नहीं था बल्कि भारत के पूरे राजनीतिक नेतृत्व को एक झटके में खत्म करने की एक सोची समझी साजिश थी। इस हमले ने 2 न्यूक्लियर आर्म्ड पड़ोसियों को जंग की दहलीज पर ला खड़ा किया। इसके नतीजे में बॉर्डर्स पर बहुत बड़े पैमाने पर मिलिट्री की तैनाती हुई जिसे ऑपरेशन पराक्रम का नाम दिया गया। लेखक ऑपरेशन पराक्रम के 3 चैलेंजिंग मकसदों के बारे में बताते हैं और ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था बल्कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिप्लोमैटिक और साइकोलॉजिकल चैलेंज भी था। और ये बात बहुत अच्छे से उस मुश्किल बैलेंस को दिखाती है जिसका सामना भारत उस समय कर रहा था। एक तरफ तो देश के अंदर बदला लेने की जबरदस्त भावना थी, उसे शांत करना था, और दूसरी तरफ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को भी संभालना था ताकि एक बड़ी जंग छिड़ने से बच जाए। लेखक के नजरिए में संसद पर हमला और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक अकेली घटना नहीं थी बल्कि ये उन बड़े सिस्टेमिक रिस्क्स का एक लक्षण था जिनका सामना भारत आज भी कर रहा है। तो अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो आज के लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। यहाँ लेखक खतरों का एक बहुत बड़ा कैनवास दिखाते हैं। मतलब ये सिर्फ सीमा पार आतंकवाद तक ही सीमित नहीं है। इसमें परमाणु हथियारों के प्रसार से लेकर देश के अंदर गवर्नेंस के फेलियर्स और क्लाइमेट चेंज जैसे बड़े बड़े पर्यावरणीय खतरे भी शामिल हैं।
ये एक बहुत जरूरी बात है। लेखक का तर्क है कि आतंकवाद अब सिर्फ एक मिलिट्री टैक्टिक नहीं रह गया है, बल्कि ये जबरदस्ती का एक नया तरीका है जो किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी की आज़ादी और खुलेपन का ही फायदा उठाकर उसे अंदर से खोखला करता है। ये अब विचारों की लड़ाई बन चुका है। और इस तरह हम वापस वहीं पहुंचते हैं जहां से हमने शुरू किया था, लेखक की इस सेंट्रल वार्निंग के साथ कि जब तक भारत अपने अतीत की इस मनोवैज्ञानिक विरासत पर काबू नहीं पा लेता, तब तक स्थायी सुरक्षा के लिए उसकी खोज तनावपूर्ण और शायद नामुमकिन ही रहेगी। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही जरूरी है।